नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात वीकेंड टूरिज्म की। तो मसूरी में अब बिना आरटीपीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट के पर्यटकों को एंट्री नहीं दी जाएगी। देहरादून के डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है कि पर्यटकों को 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी और इसके साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और होटल बुकिंग का प्रमाण भी दिखाना होगा। ये आदेश सोमवार सुबह 8 बजे तक लागू रहेगा। वहीं चीफ सेक्रेटरी की सख्ती के बाद डीएम ने आदेश दिया कि टूरिस्ट प्लेस पर पुलिस, होमगार्ड और पीआरडी के जवान तैनात रहेंगे जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे। मसूरी, सहस्त्रधारा, ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट समेत टूरिस्ट प्लेस पर एडीएम को एसओपी का पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। होटल, लॉज और धर्मशालाओं में औचक निरीक्षण होगा। एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर भी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बिना एंट्री न देने के निर्देश दिए गए हैं। और उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ पर नैनीताल हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद राज्य सरकार हरकत में आई है और सीएम ने सभी डीएम को सख्ती के आदेश दिए हैं। न्यूज 18 ने मसूरी के कैंपटी फॉल पर मौजूद भीड़ की खबर दिखाई थी, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने कैंपटी फॉल पर एक समय में सिर्फ 50 टूरिस्ट के आने की मंजूरी दी है। नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश में प्रशासन सतर्क है। हरिद्वार में गंगा घाटों पर भी चौकसी की जाएगी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि कोविड के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोरोना को लेकर बहुत ही सजग हैं, बहुत सतर्क हैं और हमने कल भी इसको लेकर एक मैराथन बैठक की है। कहीं पर भी हम किसी भी स्तर पर कोई भी जो है इसमें थोड़ी सी भी ढील नहीं देना चाहते और पूरी सख्ती से जो है जो नियम है कोरोना के उनका पालन करेंगे। और मसूरी के कैंपटी फॉल में सैकड़ों पर्यटकों के पहुंचने और कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने की शिकायत के बाद डीएम ने सख्त निर्देश जारी किए। डीएम का कहना है कि यदि पर्यटकों और स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन का सहयोग नहीं किया और कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो फिर कैंपटी फॉल को बंद करने पर भी विचार हो सकता है। इसमें हमने क्योंकि काफ़ी उल्लंघन के मामले सामने आए थे तो मैंने उसमें आर्थिक दृष्टि से नुकसान वहाँ पर ना हो तो उसमें हमने एक बीच का रास्ता निकाल करके एक ऑर्डर किया है जिसमें 50 से ज़्यादा लोग एक टाइम में पूल में अंदर नहीं जा सकते। आधे घंटे के बाद, हूटर के बाद उनको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और उसके बाद 50 और लोगों को भेजा जाएगा। अगर इन चीज़ों से भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आएगी या प्रशासन का सहयोग नहीं होता दिखाई देगा तो फिर हमें बाध्य होकर के कैंपटी पूल को फिर बंद करना पड़ेगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। दीपांकर, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कोविड में छूट मिली तो लोग पहुंचने शुरू हो गए पर्यटन स्थलों पर। लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब ऐसे में सरकार के सामने, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाए। तो उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है ताकि जो लोग जा रहे हैं वो पहले से बिल्कुल तैयार होकर जाए वहां पर। हाँ बिल्कुल नीलू, यहाँ पर जो बात आपने कही कि लोगों का आना और प्रशासन की तरफ से दोनों बातें दोनों तरफ से हैं कि एक तो लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और खासतौर पे जो वीकेंड, पिछला वीकेंड रहा और इस वीकेंड में भी कल शुक्रवार की जिस तरह खबरें आई हैं मसूरी और नैनीताल से, वहाँ पर टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुँचे। तो पहली बात यह कि जब टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच रहा था उस वक्त प्रशासन की नजरें उस पर किस तरीके से थी, प्रशासन ने उस वक्त इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, पुलिस ने उस वक्त इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। जब हाईकोर्ट से फटकार लगी तो तब आपको याद आई कि हमें यहाँ पर व्यवस्थाएं बनानी है। ये बात तो आती है प्रशासन की तरफ से। दूसरी बात यह कि पब्लिक के लिए कम से कम अब यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें जरूर इसलिए बढ़ेंगी टूरिस्ट के लिए क्योंकि अब आपको रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में आने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट, वो भी फर्जी नहीं, ओरिजिनल रिपोर्ट, और तीसरी चीज होटल की बुकिंग, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे तभी आपको किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे एंट्री मिलेगी। सोमवार की सुबह तक ये नियम यहाँ पर लागू रहेगा, यानी आज सैटरडे और कल संडे, इन 2 दिनों में जो भी टूरिस्ट बिना इन 3 डॉक्यूमेंट के उत्तराखंड आ रहा है तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, उसको बॉर्डर से वापस लौटना पड़ सकता है। और ये कैंपटी फॉल का जो वीडियो खासतौर पे वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे और पूरे देश में इसने सुर्खियां बटोरी हैं कि किस तरह की स्थिति कैंपटी फॉल में रही, उसको लेकर भी नियम लागू किए गए हैं कि किसी भी स्पॉट पे, खासतौर कैंपटी फॉल में
50 से ज्यादा लोग एक बार में जमा नहीं हो पाएंगे। तो चिंता इसी बात की है, जिस तरह प्रधानमंत्री ने चिंता जताई थी, जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि ये जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट से, वो कहीं ना कहीं चिंता का कारण है। तो ऐसे में उत्तराखंड को कैसे सुरक्षित रखा जाए, खासतौर टूरिस्ट स्पॉट्स को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसको लेकर अब गाइडलाइंस जारी की गई। और अब देखना होगा कि आज जो शनिवार का दिन है और कल रविवार का दिन है, कितने लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और कितने लोगों को यहाँ से वापस लौटना पड़ता है। नीलू और दीपांकर, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, जबकि उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल था जहां पर डेथ टोल हो या फिर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या के बढ़ते आंकड़े हो। ऐसे में प्रशासन इतनी लापरवाही कैसे बरत सकता है? और चलिए, अब हाईकोर्ट के दखल के बाद नींद तो टूटी है, लेकिन ऐसे में बहुत जरूरी है कि इन सब का पालन कराया जाए। तो हम क्या ये माने कि अगर इसी तरह से तादाद बढ़ती है तो कुछ ऐसे पर्यटन स्थल है जहां पर बंद किए जाएंगे और सख्ती और बढ़ाई जाएगी? अब बिल्कुल नीलू, जो बात आपने कही कि प्रशासन के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस दौरान यहाँ पर मान लीजिए सरकार के परिवर्तन की बातें भी थी, गवर्नमेंट यहाँ पर चेंज हुई, उस दौरान का ये वीकेंड रहा जो पिछला वीकेंड था, और उस दौरान ये बताया जा रहा है कि केम्प्टी फॉल का वीडियो उस वक्त का हो सकता है, उसकी कोई पर्टिकुलर डेट सामने नहीं आई है। लेकिन बात वहीं पर आती है कि डिस्ट्रिक्ट के डीएम, डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट के एसपी क्या उस वक्त बॉर्डर पर इस तरह चेकिंग नहीं कर रहे थे? क्या उस वक्त यहाँ पर रिपोर्ट चेक नहीं की जा रही थी? क्या उस वक्त होटल की बुकिंग्स चेक नहीं की जा रही थी? होटल्स में कितने लोग रुक रहे, क्या उस वक्त पर चेक नहीं किया जा रहा था? जो आज आपको इस हालत में आना पड़ा कि अब आपको यह कहना पड़ रहा है कि हम 50 की संख्या से ज्यादा टूरिस्ट को परमिशन नहीं देंगे, हम बॉर्डर्स पे चेकिंग बढ़ाएंगे, जिसके बाद 3 डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उसे वापस कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। लेकिन अब देखना होगा कि ये वीकेंड जो रहता है वो टूरिस्ट स्पॉट्स पर किस तरह का रहता है, कितने टूरिस्ट वहां पर पहुंचते हैं और कितनों को यहां से खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। नीलू, बिल्कुल, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए प्रशासन को भी सख्ती बरतनी होगी और लोगों को भी लापरवाही अपने थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम बनने के बाद पहली बार पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी आज सुबह 11:45 पर प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। दोपहर 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह और शाम 5 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीएम की मुलाकात होगी। इसके साथ ही सीएम पुष्कर धामी केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और आरके सिंह से भी मुलाकात करेंगे। सीएम ने कहा कि अभी वो सिर्फ शिष्टाचार भेंट करने के लिए ही दिल्ली पहुंचे हैं। मैं अभी केवल और केवल शिष्टाचार भेंट करने आया हूँ और उसके बाद देखते हैं कांवड़ यात्रा के बारे में भी मैं बात करूँगा। और हरिद्वार के शंकर आश्रम चौक पर के पास मोरा तारा ज्वेलर्स के यहां हुई करोड़ों की लूट के बाद अब हड़कंप मच गया। हरिद्वार के ज्वेलर्स और उद्योग व्यापार मंडल ने पुलिस से 5 दिन में घटना का खुलासा करने की मांग की है। खुद डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने भी हरिद्वार पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वहीं एसटीएफ ने भी हरिद्वार में डेरा जमा रखा है। डीआईजी नीरू गर्ग का कहना है कि पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं जिस पर कई टीमें इस वक्त काम कर रही है। हमें काफ़ी सारे इसमें लीड्स मिले हैं, अलग अलग कुछ पॉइंट्स पता चल रहे हैं। जो भी हमें लीड मिल रही है उसी के बेसिस पर अलग अलग जगह पर हमने टीम्स रवाना कर दी हैं। अब तक हम 10 से ज़्यादा टीम्स भेज चुके हैं और सभी टीम्स काम कर रही हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में भी अलग टीम्स काम कर रही हैं। और चीन और नेपाल सीमा पर बसे पिथौरागढ़ में नेचर में अपना खजाना जमकर बिखेरा है। खास तौर पर चाइना बॉर्डर से लगे इलाकों को तो लगता है कि ऊपर वाले बड़ी फुर्सत के साथ बनाया है। इन इलाकों तक पहुंच पाना आसान नहीं है। आज हम आपको लिए चलते हैं दारमा घाटी की अद्भुत यात्रा पर। हमारी टीम पांचाचूली की तलहटी तक पहुंच गई। दारमा घाटी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे सुंदर घाटियों में शुमार है। यहां पहुंचने के लिए पिथौरागढ़ हेडक्वार्टर से 90 किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्तों से धारचूला पहुंचना जरूरी है। धारचूला से आगे दावा घाट से दारमा घाटी के डाकर तक गाड़ी से सफर किया जा सकता है। धारचूला से दारमा घाटी तक पहुंचने के लिए 80 किलोमीटर का सफर धौली नदी के किनारे से गुजरता है। सफर शुरू करने के साथ ही धौली गंगा जल विद्युत परियोजना का बांध गुजरने वालों को रुकने के लिए मजबूर कर देता है। पहाड़ियों के बीच बना ये बांध हर किसी को रिझाता है। किंजोती में चौदास घाटी को रास्ता कटता है।
यहाँ बहने वाला झरना भी देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किन ज्योति का ये इलाका 2013 की आपदा में पूरी तरह जमींदोज हो गया था। ये बात अलग है कि यहाँ के रहने वालों ने इसे फिर से आबाद किया है। पूरा बस्ती साफ हो गया था। पूरा नुकसान तो 2 ही आदमी का हुआ, बाकी लोग कुछ पहाड़ की तरफ जाके बच गए हैं। बाकी यहाँ तक मलबा पहुँच गया था, मलबा जबकि नदी कितना दूर है। दारमा के सफर में ओर्थिंग में कुछ दुकानदार बकरी का सूखा मीट बेचते दिखे। असल में उच्च हिमालयी इलाकों में सूखा मीट रखने की परंपरा है। सूखा मीट आम मीट के मुकाबले काफी महंगा है। 1 किलो सूखे मीट की कीमत 1500 रुपए है। इन इलाकों के लोग बकरे के मीट को 6 महीनों तक सुखा कर रखते हैं और फिर उसे खाते हैं। लगा के एक कच्चा मीट है सर 500 का, मान लीजिए चलो 3 किलो का 1 किलो भी नहीं पड़ता, सब सिक्योरिटी होता है 1500 का। इसी सफर में बालिंग नाम का एक गांव भी आता है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव काफी सुंदर है। सभी घर पारंपरिक शैली में बने हैं। गांव में एक विशालकाय पत्थर भी मौजूद है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पत्थर संजीवनी पत्थर है। मान्यता है कि जब भगवान हनुमान संजीवनी पत्थर लेकर जा रहे थे तो उसका एक टुकड़ा बालिंग गांव में गिर गया था। कहते थे कि जो संजीवनी बूटी जो हनुमान जी ले गए थे सर, वो तो उनका एक टुकड़ा यहाँ पर गिर गया था, तो उस गांव में इस गांव ग्राम सभा बालिंग में है सर वो। दारमा घाटी में कुल 14 गांव आबाद हैं। दारमा घाटी के ऊपरी गांव निचर के बहुत ही करीब हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर इन गांवों से होकर गुजरते हैं। यहाँ साल भर बर्फ रहती है। इन गांवों के ग्रामीण सिर्फ गर्मियों के सीजन में ही यहाँ पर रहते हैं। सर्दियों में ये लोग निचले इलाकों में रहने के लिए चले जाते हैं। डिजिटल इंडिया के तहत इसी साल घाटी के सभी गांवों में वीसेट लगे हैं, जिससे इंटरनेट भी यहाँ तक पहुँच सका है और लोग भी सोशल मीडिया में मस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ के लोगों के लिए अभी भी कोसों दूर है। चिकित्सालय वाला प्रॉब्लम पड़ रहा है, जाना है पिथौरागढ़ दार्चुला जहाँ भागना पड़ता है और स्कूल की दिक्कत हो रही है। दारमा घाटी में दुक्तू सबसे अहम गांव है। इस गांव में 100 से ज्यादा परिवार अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसी गांव से पंचाचूली बेस कैंप का पैदल सफर भी शुरू होता है। और ये पंचाचूली यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है दुक्तू, और यहाँ पर लोग पंचाचूली के नाम से दुक्तू प्रसिद्ध गांव में से एक गांव जाना जाता है। दुक्तू गांव के करीब ही बसा है दातू गांव। दातू गांव इस घाटी का सबसे ऐतिहासिक गांव है। दातू गांव को जसूली देवी के नाम से भी जाना जाता है। जसूली देवी की संपत्ति से करीब 300 धर्मशालाएं बनाई गई हैं। दुक्तू से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर उस सफर का आगाज होता है, जिसका इंतजार इस घाटी में आने वाले हर शख्स को होता है। 4 किलोमीटर का कठिन सफर तय करके पंचाचूली बेस कैंप पहुंचा जा सकता है। पंचाचूली के करीब जंगलों के बीच यहाँ रात गुजारने के अनुभव को शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं है। बेस कैंप से पंचाचूली का नजारा साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि गगनचुंबी बर्फीली चोटियां हमारे आगोश में समा गई हैं। पंचाचूली की सबसे बड़ी पीक दूसरे नंबर की है, जिसकी ऊंचाई 22,650 फीट है। कहा जाता है कि पांडव भाई जब स्वर्ग को जा रहे थे तो इन्हीं चोटियों में उन्होंने अंतिम बार भोजन बनाया था। वैसे तो पंचाचूली का पूरा नजारा बेस कैंप से ही दिखाई देता है, लेकिन पंचाचूली की तलहटी तक जाने के लिए कैंप से 4 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना होता है। तलहटी तक जाने का रास्ता भी प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज है। जहां नजर डालो वहीं जन्नत दिखाई देती है। बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक अनुभव है और मैं पहली बार दारमा वैली में आया हूं और ये कम से कम 12,000, जितनी मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से 12,000 फीट की ऊंचाई पे ये वैली है। और पीछे मेरा आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत नज़ारा, मैंने शायद आज तक सोचा भी नहीं कि मैं ऐसी जगह पे कहीं घूम पाऊंगा। ये जो नज़ारा है अद्भुत है। लोग इसको देखने के लिए देश दुनिया के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं और ये जो पंचाचूली का सौंदर्य है ये साहसिक पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पंचाचूली, पिथौरागढ़। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
और अब बात चारधाम बोर्ड की करें तो देवस्थानम बोर्ड का मसला क्या बीजेपी सरकार के रहते सुलझेगा या फिर 6 से 7 सीटों पर बीजेपी बिना मुद्दे सुलझाए मैदान में उतरेगी, वो भी तब जबकि कांग्रेस सत्ता में आते ही बोर्ड को भंग करने का वादा कर चुकी है। त्रिवेंद्र रावत ने देवस्थानम बोर्ड बनाया, तीरथ रावत ने पुनर्विचार की बात कही, लेकिन क्या पुष्कर धामी सरकार इस पर फाइनल फैसला ले पाएगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल नए मुख्यमंत्री के सामने विवाद सुलझाने से ज्यादा विकास पर ध्यान देने की चुनौती है। ऐसे में 7 विधानसभा सीटों का ये मसला खटाई में पड़ सकता है और नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, जिनमें बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, यमुनोत्री और देवप्रयाग शामिल हैं। हक और अधिकारों पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है तो आखिर उनका विरोध किस लिए, किस कारण से, ये समझ में नहीं आ रही बात। तो उसमें कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं और उनको समझा बुझा करके उनके साथ सहमति से जो है इसको आगे लागू किया जाएगा। बीजेपी को 7 सीटों पर किसी नुकसान का डर नहीं है, जबकि कांग्रेस 2022 में सत्ता में आते ही बोर्ड भंग करने की घोषणा कर चुकी है। वहीं केदारनाथ से कांग्रेस के विधायक मनोज रावत का कहना है कि बीजेपी को सीट से नहीं मंदिरों की कमाई से मतलब है। वो इसको आमदनी का एक जरिया बनाना चाहते हैं और वो अहंकार में डूबे हुए हैं। उनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी सीटों को नुकसान हो, उनको तो मंदिरों से लाभ का आकलन करना है। उस लाभ से वो जनमत को तैयार करने का प्रयोग कर रहे हैं और वो समझते हैं कि 6 सीटें नहीं, उनके लिए 60 सीटों पर भी नुकसान हो जाए, लेकिन मंदिरों से आने वाली कमाई बंद न हो, उनका यही एजेंडा है। साल 2019 के नवंबर से देवस्थानम बोर्ड की चिंगारी सुलगी हुई है, पर अब तक इस पर सरकार का रुख साफ नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है 2022 तक ये मसला 7 सीटों तक सिमट सकता है, जहां पुरोहितों की नाराजगी चुनाव में बीजेपी विधायकों की मुश्किल बढ़ा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और आप देख लेते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। कांग्रेस ने अल्मोड़ा में गांधी पार्क में महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर धरना दिया और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी युवाओं को टारगेट में रखकर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। रामनगर में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 12 सूत्री मांगों को लेकर चमोली में प्रधान संगठन की हड़ताल जारी। दशोली ब्लॉक में कर्मचारियों ने तालाबंदी भी की। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को टूरिज्म से जोड़ा जाएगा। इसके लिए कृषि मंत्री ने एक मीटिंग भी की। श्रीनगर गढ़वाल के निकट कीर्ति नगर में कोतवाली पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण अभियान चलाया।